जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आरपीएफ रूल 72 के होने वाले एग्जाम, चाहे वो एएसआई हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या हवलदार हो, कोई भी रूल 72 का एग्जाम हो, उसमें आखिर हम कितना पढ़ें। बहुत सारे सवाल आपके आए, बहुत सारे कॉल्स आने के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो पिछले 4 बार के एग्जाम जो एएसआई के हुए हैं, हेड कांस्टेबल के हुए हैं, उन सब चीजों को एनालाइज करते हुए इस वीडियो पे मैं पहुंचा हूं। और अगर आप इन पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो एएसआई रूल 72 हो या फिर एसआईपीएफ में बैठेंगे, आपको इतने ही टॉपिक से 50% सवाल हैं। कितने हैं? 50%। मतलब आपका 50% इतना पढ़ लेने पर आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। एक्चुअली ये सारा डेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे निकला है, और वो क्वेश्चन पेपर इसलिए ऐसा है क्योंकि वो सारी कार्यप्रणाली हमारी वैसी है, हमें वैसा काम करना है, इस कारण से वो चीजें है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पर कि आपको विशेष ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मोटिवेशन का एक कोट, आप कोशिश आखिरी सांस तक करिए, या तो आपको लक्ष्य मिलेगा या तो अनुभव मिलेगा। जो भी मिलेगा वो दोनों चीज जो है वो श्रेष्ठ है। तो चलिए देखते हैं आखिर हमको सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हाउ मच पार्ट, कितना पार्ट है इसमें, हाउ मेनी पार्ट जो है इसमें कितने पार्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज, तीसरा रीजनिंग, चौथा जनरल नॉलेज। एएसआई में यहीं तक रह जाता है, और एसआईपीएफ जो है उसमें मैथ आपका जुड़ गया है। तो ये 5 पार्ट है आपको। इन 5 पार्ट में आज हम इस वीडियो में 2 पार्ट पे जिक्र करेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज में कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां से कि आपको 50% सवाल आते ही आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में चले तो आपको महज तीन ही चीजों पर ध्यान देना है ऑफिशियल लैंग्वेज के। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या कुछ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, कौन से पार्ट में है, कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई पहला। दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो राजभाषा अधिनियम है, और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। आप इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो आपके ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बहुत बार ऐसे फोन कॉल्स, कमेंट आपके आते रहते हैं कि क्या पढ़े और ऑफिशियल लैंग्वेज में, क्या वो रुपये वाला सवाल आएगा, रिवार्ड वाला सवाल आएगा, ये सब चीजें हैं। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, और आगे भी संभावना है कि वैसे सवाल आपको कम ही दिखे। इक्का दुक्का दिख जाए तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई भी वो सवाल नहीं पढ़ा है। लेकिन ये जो तीनों पार्ट हमने आपको बताया ऑफिशियल लैंग्वेज का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, ये आपको इस प्रकार से याद होने चाहिए जैसे कि अगर वो सवाल एग्जाम में पूछा गया है तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो पूरे भारत में उसको कोई नहीं बना पा रहा। इस प्रकार का अगर कॉन्फिडेंस आपको इन तीनों चीजों में हो जाता है, तभी जाकर के आप समझिएगा कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज के सारे सवाल बना लेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के पार्ट को देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे पहले आप आरपीएफ रिलेटेड एक्ट एंड रूल जो भी है उस पर कमांड करिए। वहां से अगर सवाल आते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर ये सवाल मुझसे गलत हुआ है तो पूरे भारत का ये गलत होना चाहिए। तो इस प्रकार के कॉन्फिडेंस को लेकर के आपको इन चीजों के सवालों को लेना है। आरपीएफ रिलेटेड एक्ट में आरपीएफ एक्ट आता है, आरपीयूपी एक्ट आता है, रेलवे एक्ट आता है, और आरपीएफ रूल आता है। इन चीजों पर आपको ऐसे कमांड करना है जैसे कि इससे सवाल अगर एग्जाम में आए हैं तो आप उसको 100% कर पाए। थोड़ा और डीप चलेंगे, देखते हैं रेलवे एक्ट में क्या कुछ पढ़ना है। आरपीएफ एक्ट, आरपीयूपी एक्ट बहुत छोटा है, माइनर सा है, इसे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, उसको आप देखेंगे याद हो जाएगा। रेलवे एक्ट एक बड़ा पार्ट है जहां पर कि आपको कंसाइज करना होगा कि क्या कुछ पढ़े। आरपीएफ रूल एक बड़ा पार्ट है, उसमें क्या कंसाइजमेंट करना पड़ेगा, उसको कैसे छोटा करेंगे, जहां से सवाल आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो रेलवे एक्ट में महज 3 ही पार्ट आपको पढ़ना है। एक तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने बताए हैं, डेमरेज, वारफेज, कंसाइनमेंट, कंसाइनी, कंसाइनर, ईटीसी एक्सेट्रा जितने भी हैं वो आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप उसको याद रखें।
इसके बाद अनटुवर्ड इंसिडेंट, ये 2003 के बाद आरपीएफ को पावर मिला, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनटुवर्ड इंसिडेंट में क्या कहाँ पर वर्णित है, क्या कुछ किया जाता है, उससे संबंधित जो ऑफिशियल रूल जो आया हुआ अनटुवर्ड इंसिडेंट का कि जहाँ कि कैसे इंक्वायरी की जाएगी, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। एंड ऑफेंसेज एंड पेनाल्टी, अध्याय 15 जो रेलवे एक्ट का है वो पूरा आपके टिप एंड टिप्स पे एकदम होना चाहिए, तभी जाकर के आप रेलवे एक्ट के सारे सवालों को हल कर पाएंगे। और इतना अगर कर लेते हैं तो 90% सवाल इसी के भीतर रेलवे एक्ट के आते हैं, 10% इधर उधर से आ जाए तो। इंडियन पिनल कोड एक बड़ा सा पार्ट, 511 सेक्शन, और हो सकता है कि इसी साल भर हम इसी बार इसको पढ़ें, अगले साल हो सकता है इंडियन पिनल कोड नया आ जाए, जिससे कि हम लोग आगे नए तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि ये पार्ट आप कैसे कवर करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम 6 से लेकर के 8 सवाल तक पूछे गए हैं, और वो 6 से 8 सवाल जो है आपको जनरल एक्सेप्शंस वाले पार्ट, जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से कहाँ तक आता है कमेंट करके आप बताइएगा, अगर आपको ये पता है तभी जाकर के आप उन चीजों को पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सेक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ मेहनत आप करेंगे तभी जाकर के आप चीजों को समझ पाएंगे। ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है वो कहाँ पर लिखे गए हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, इसको आपको याद रखना है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, शरीर संबंधी अपराध जो है कहाँ से कहाँ तक है, वहां से सवाल पूछे गए हैं। संपत्ति संबंधी अपराध के बारे में पूछे गए हैं यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इंडियन पिनल कोड से हमेशा पूछे गए हैं। अब हम आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी 484 सेक्शन की एक बड़ी मोटी सी किताब है। यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, तो अगर आप मेरे सीआरपीसी के पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने कभी आपको गार्बेज नहीं पढ़ाया है, वही चीजें पढ़ाई हैं जहां से आपको सवाल आए हैं, और आगे भी संभवतः वही सवाल पूछे जाएंगे। बस आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तभी जाकर के आप उसे टैकल कर पाएंगे। द फर्स्ट पार्ट इज अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, कि कहाँ पर जो है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, जो व्यक्ति की गिरफ्तारी है उससे संबंधित जो सेक्शन है उसको आपको पढ़ना है। डेफिनेशन वाला पार्ट ऑब्वियसली इसमें देखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उसमें भी सवाल पूछे गए हैं। समन वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, समन वारंट, कुर्की जब्ती के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर आरपीएफ को करने होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी हम लोग पढ़ा आईपीसी में ऑफेंसेस, और यहाँ मेंटेनेंस कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पावर टू इन्वेस्टिगेट जो सेक्शन 154 से शुरू होता है 176 तक जाता है, ये पूरा आपको पढ़ना है। यहाँ से सवाल हर बार आते हैं, आगे भी रहेंगे और रहना भी चाहिए। आगे है प्रोविजन फॉर बेल एंड बॉन्ड्स, बेल कैसे दिया जाएगा, बॉन्ड पे कैसे छोड़ा जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको जानना है। इसमें 4 सेक्शन ही है जो हमने पढ़ाए हैं, 436, 37, 38, 39, और वहीं से सवाल हर बार आते हैं। एंड लास्ट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का व्ययन कैसे किया जाएगा, 454, 55, 56 आगे इन चीजों को दिया गया है। वहां पर आप इसको देखेंगे कि संपत्ति कैसे छोड़ेंगे हम, डिस्पोजल उसका कैसे होगा, कोई अगर आपने पेरिशेबल गुड्स पकड़ा कैसे डिस्पोजल होगा, कोई टूट फूट वाली सामान क्या है कैसे है, किसी के सामान को अगर बोला गया कि छोड़ दिया जाए, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, कैसे उसको डिस्पोजल करेंगे, इन चीजों को। अब इसी बीच में एक सवाल पूछ लिया 2021 वाले एग्जाम में, जहां से लेकर के अफरा तफरी मच गई, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल, अरे समरी ट्रायल सिंपल सा 260 से लेकर के शुरू होता है, और 5-6 सेक्शन है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन समरी ट्रायल इसलिए पूछा गया क्योंकि आरपीएफ के केसेस समरी ट्रायल के तहत देखे जाते हैं, इसी कारण से वो रेलिवेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ भी बड़ा पार्ट है। एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में आप पढ़िए, एडमिशन 17 में है, कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन आपको 24, 25, 26, 27, 28 ये सारी चीजें दिखता है। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़िए। इसके बाद ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी, जिसमें कि एक्सपर्ट ओपिनियन और क्या कहते हैं थंब इम्प्रेशन वाले के लिए राइटिंग एक्सपर्ट, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी। इसके बाद ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है, कि कैसे हम लोग मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य को कलेक्ट करते हैं, क्या कुछ कोर्ट में रेलिवेंट होता है, इन चीजों से लेकर के सवाल पूछे गए। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, जितनी बार एग्जाम होगा उतनी बार पूछा जाएगा। दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। इससे रिलेटेड सारे सेक्शंस देख लेंगे आप। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाएगा, कब क्रॉस एग्जामिन होगा, कब जो है एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, कब री एग्जामिनेशन होगा, कितने विटनेसेस हम प्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ है, ऐसे सारी संभावनाओं को वहां पर सवाल के तौर पे पूछा जाता है, और ये आपके हो गए यहाँ पर। एंड रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी 159, आपको ये बहुत ही आसानी से पता होगा। तो ये हो गया आपको इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आप देख रहे हैं जितनी जो चीजें आपको सबसे वास्ट लगती थी उन सब चीजों को कैसे कंसाइज कर दिया है हमने, और अगर आप इसे आसानी से करते हैं तो आप आसानी से सेलेक्ट भी हो जाएंगे।
माइनर एक्ट बहुत सारी दुविधा का विषय है कि माइनर एक्ट में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या, कितना, किस प्रकार से। तो हम कुछ माइनर एक्ट को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं जिससे कि सवाल हर साल आए। पहला एनडीपीएस एक्ट 2019 में आपको मिला पावर। कब मिला, एग्जैक्ट डेट कमेंट करके बताइएगा कि कब मिला था ये। एनडीपीएस एक्ट से सवाल आपको अभी आए थे, आगे आएंगे, आगे भी आएंगे। आरटीआई एक्ट इस तरीके से पढ़िए कि पूरे भारत में अगर कोई ना बना पाए तो आप ही ना बना पाए, और अगर आप ना बना पाए तो पूरे भारत में कोई ना बना पाए। इस तरीके से आपको पढ़ना है ये आरटीआई एक्ट, ये सारे एक्ट। एनएचआरसी भी आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। जेजे एंड पॉक्सो वैसे ही पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेना है। माइनर एक्ट के इस सारे पार्टों को मैंने जब एनालाइज किया तो माइनर एक्ट से हर में 6 से 8 सवाल पूछे गए, जिसमें कि आपको 50% ज्ञान, 70% सवाल इन सारे एक्ट से घूम करके आए हुए हैं। तो ये आपको ऐसा पार्ट है जिसको कि पूरी तरीके से कवर करना है। आज के वीडियो में हमने वही चीज सीखा जो एक मास्टर स्ट्रोक था, कि आप किस प्रकार से कम पढ़ करके सिलेक्शन लेंगे। इतना पार्ट अगर आप रिवीजन कर लेते हैं एग्जामिनेशन से पहले 5 बार, तो आप मेरी तरफ से सेलेक्ट हैं और आपको कोई छांट नहीं सकता। इसलिए आप इन चीजों को बार बार देखिए, जहां भी मिले आपको, जिन सोर्सेज से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरी सोर्सेज से पढ़े, पूरे भारत में, पूरे ऑनलाइन में, जहां कहीं भी आपको ये मिलता है, उस सोर्सेज से आप इतने पार्ट को कवर कर ले तो 50 to 60% क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये इस वीडियो में था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें, आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, आपको कौन से सवाल जो है मैथ में पढ़ने हैं, जहां से कि आपको इस बार सवाल एसआईपीएफ में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग ले आऊंगा। ये एक कॉमन चीज था जो कि हर जगह पर काम करने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कुछ लोगों को शेयर करिएगा जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। एंड इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।